नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। हम आज उसी जगह बैठे हैं जहां से करीब आज से कितने साल हो गए इस बात को? 11 13 साल पहले इसी जगह पर अन्ना का अनशन हुआ था। वहाँ अन्ना का मंच था और हम दोनों यानी कि राजेश गहलोत और मैं श्रीओम गौतम इसी पेड़ के नीचे हम अनशन हमने किया था 5 दिन। और यही वो जगह थी जहां केजरीवाल पर सबसे पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और लोग उसको पीटने को राजी हो गए थे। ये खैर पुरानी बात हो गई है। एक बार फिर से दिल्ली में चुनाव है और चुनावों को लेकर केजरीवाल की पार्टी और उसका पूरा जो समूह है वही पुरानी चीजें कर रहा है, यानी कि लोगों को टोपी पहनाने का काम कर रहा है। राजेश हमारे साथ है, ये हमारे अनशन के साथी हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे, ये दिल्ली के वोटर है हमारी तरह से, कि इस बार क्या लग रहा है और क्यों लोग केजरीवाल के झांसे में आते रहते हैं। राजेश जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या केजरीवाल इस बार भी लोगों को टोपी पहनाने में कामयाब हो जाएगा? इस बारे में पुख्ता तौर पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फ्री का जादू लोगों के ऊपर जरूर काम कर रहा है। बीजेपी भी अपनी फ्री की घोषणाएं लेकर आई है और इसके अंदर बीजेपी अगर लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल हो जाती है कि केजरीवाल द्वारा दी जा रही मुफ्त की योजनाओं और रेवड़ियों को हम बंद नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से बीजेपी इस बार केजरीवाल को हराने में सफल हो सकती है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में जो लड़ाई है वो इसी खैरात की राजनीति की है। लेकिन अभी मैंने आज कुछ महिलाओं से बात की थी तो उनके अंदर केजरीवाल एक भ्रम भी फैलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर बीजेपी आई तो ये फ्री बस वगैरह सारी चीजें बंद हो जाएंगी, जबकि बीजेपी कह रही है कि हम इसको जारी रखेंगे। तो ये फैक्टर जो है, जो केजरीवाल एक ड्रामा करता है, झूठ फैलाता है, वो काम करेगा? देखिए, पिछले चुनाव में केजरीवाल जी इसलिए जीते कि इन्होंने बसों में महिलाओं को फ्री कर दिया और जो बुजुर्ग थे उनकी तीर्थ यात्राएं कराई, तो उससे इसके पक्ष में माहौल बना। अब क्या है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन राज्यों में बीजेपी आज के दिन महिलाओं को हर महीने पैसे दे रही है और केजरीवाल ने पंजाब में भी नहीं दिया। और इससे पहले बीजेपी भले ही कुछ भी कह रही थी, पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने घोषणाएं की थी, मगर लोगों को ये विश्वास नहीं था कि ये देंगे, क्योंकि ये खुद फ्री की रेवड़ियों के खिलाफ बात करते थे। मगर अब क्योंकि ये दूसरे राज्यों में दे रहे हैं और फ्री राशन की स्कीम और भी बहुत सी स्कीमें केंद्र सरकार काफी समय से चला रही है, तो मोदी की भी अपनी विश्वसनीयता है। अब ये बीजेपी के ऊपर है कि वो मोदी जी को इस्तेमाल करके, उनकी साख का प्रयोग करके जनमानस के बीच ये संदेश पहुंचाएं कि देखो, हमारा जो सबसे बड़ा नेता है वो आपको भरोसा दिला रहा है और जो हम कह रहे हैं वो कमिटमेंट हम पूरा करेंगे, तो जरूर लोग भरोसा करेंगे। ऐसा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बात को विश्वास दिलाना चाहिए, यानी अभी तक बीजेपी ये विश्वास नहीं दिला पाई है कि वो भी वही सारी स्कीम और उससे बेहतर, जैसे केजरीवाल ने तो 2100 का वायदा किया, बीजेपी 2500 का वायदा कर रही है, यानी कि वो बात अभी भी जनता तक पहुंच नहीं पा रही है। देखिए, बीजेपी आज के दिन हमारे देश की नंबर 1 पार्टी है। संख्या बल के आधार पे तो इसको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी कहते हैं, मगर बीजेपी नेतृत्व जो काम करता है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम नहीं करता है। ये कुछ दिनों की मेहनत, कुछ दिनों का शोर शराबा और एक आवाज ही बना के चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। मतलब दिल्ली की बात कर रहे हैं, पूरे देश में तो वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। ये आप कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए योजनाएं चल रही हैं, वो सब अपनी जगह है, मगर अपने विरोधी की कमियों को लोगों के सामने उजागर करना, उसके लिए लगातार रणनीति बनाते रहना, उसकी कमियों को ढूंढना, ये बीजेपी नहीं करती है। और बीजेपी की एक और भी समस्या है, ये कांग्रेस में भी समस्या थी, मगर आज के दिन क्योंकि कांग्रेस कमजोर हो गई है, इसलिए वहां ये समस्या दिल्ली के अंदर कम से कम नहीं है। समस्या ये है कि बीजेपी दूसरी पार्टी को तो तब हराएगी, उससे पहले बीजेपी के अंदर जो टिकटों के दावेदार होते हैं वही एक दूसरे को हराने में लगे रहते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के साथ समस्या केजरीवाल की पार्टी कम, उसकी अंदरूनी जो कलह है वो ज्यादा है। जी बिल्कुल, यहाँ भी सब चरण चाटुकारिता चलती है, कौन किसका चेला है, कौन किसके खेमे से है,
यहाँ भी गिरोह बना के बैठे हैं। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि धनबल, बाहुबल, ये सब चीजें चुनाव में चलती हैं। इसके बिना चुनाव नहीं जीता जाता, क्योंकि समाज ही ऐसा हो गया है, जिसको जिसका ज्यादा प्रभाव दिखता है वो लोगों के अंदर इस चीज के लिए प्रेरित करता है कि ये कैंडिडेट जीतेगा, हम इसको वोट देंगे। या लोगों को फ्री में कुछ चीजें चाहिए, किसी को शराब चाहिए। अब वो धनबल, बाहुबल वाले लोग ही इन चीजों को मैनेज कर पाते हैं, और फिर उनके बीच में सिर्फ फुटबॉल चलता रहता है। एक सीट पे 25 उम्मीदवार टिकट मांग रहे होते हैं, टिकट एक को मिलना होता है, फिर 24 उसको हराने में लगे रहते हैं। ये यहाँ नाराज है, वो वहाँ नाराज है। केजरीवाल की पार्टी में कम से कम ये टंटा तो नहीं है। हाँ, केजरीवाल जैसी जो पार्टियां हैं जो व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष से चलती हैं, उनमें ये चीजें कम देखने को मिलती हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। जी। अच्छा, आप दूसरी चीज बताइए कि जैसे केजरीवाल के खिलाफ आरोप भी खूब लगे, केसेस भी हुए, पूरी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है जमानत पर भी है, उसके बावजूद जो ये मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से वो चीजें लोगों के मन में सवाल अभी बचे हैं या वो भूल गए लोग? लोगों को फ्री मिल जाए, फिर चाहे कोई कुछ भी करता रहे, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग अपने आप तर्क गढ़ लेते हैं कि दूसरे भी ऐसे हैं, वो कौन से अलग से हैं। तो ये चीज जो प्रभाव पड़ने की बात है, इसका इतना तो प्रभाव जरूर पड़ा है कि जो लोग केजरीवाल को ईमानदार मानते थे और ये नई तरीके की राजनीति करेगा, बदलाव लाएगा, उसमें से मेरा ऐसा मानना है कि अधिकांश लोग इससे दूर हो चुके हैं। वो भ्रम लोगों का टूट चुका है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इस जंतर मंतर से जो केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की लड़ाई में एक दिखने का ड्रामा किया था भाड़े का आंदोलनकारी के तौर पे, जैसा कि आपको भी पता है कि पीसीआरएफ नाम का एक एनजीओ था, उसके माध्यम से केजरीवाल और उसकी की पूरी टीम सैलरी लेकर आंदोलन में शामिल थी। तो उसी को हथियार बना के केजरीवाल अब दिल्ली वालों को बहकाने या टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? दरअसल जब हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये चीज समझ में आती है कि उस आंदोलन के अंदर अधिसंख्य लोग भाव से आए थे। वो देश के अंदर सुधार चाहते थे, उस माहौल से, उन परिस्थितियों से, भ्रष्टाचार की खबरों से वो सब निराश थे। केजरीवाल और उस जैसे चंद मुट्ठी भर लोगों ने उस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। केजरीवाल जी जरूर उसी दूषित उद्देश्य के साथ ही उस आंदोलन में आए थे, और लोग ये कहते हैं कि केजरीवाल ही उस आंदोलन का करता धरता था। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। केजरीवाल मौका परस्त था, वो मौका ताड़ रहा था, उसे मौका मिला, उसने उस मौके को भुनाया, इतना ही है। नहीं तो आपको भी हमारी तरह से उस 9 अप्रैल की घटना पे अफसोस होता है कि हमने इसको उस दिन क्यों बचाया था? लोग इसको जब पीटने वाले थे, जो कार्यकर्ता थे, अनशनकारी थे, उसे बचाने में हम भी थे और आप भी थे, 2 ही लोग थे, 1-2 और हमारे मित्र थे। बाकी तो इसकी यहाँ अग्निवेश जी बैठे थे या मेगा पाटकर, सबके सामने पिटाई होने की नौबत आ गई थी। आपको भी अफसोस होता है उस बात को लेकर? देखो, अब उस समय जो ठीक लगा वो हम लोगों ने किया। अब नहीं, अब इसके कर्मों को देख के तो आपको भी लगता होगा कि हमने नहीं करना चाहिए। अब हमें तो इस बात का अफसोस होता है कि हमने एक आंदोलन में भागीदारी की। वो आंदोलन एक सच्चे भाव के साथ हम लोग उसमें जुड़े थे, और उसमें लोगों की भावनाओं के साथ इसने खिलवाड़ किया और अपनी पार्टी खड़ी कर ली। आज के दिन केजरीवाल में और अन्य पार्टियों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि कुछ मायनों में केजरीवाल औरों से भी ज्यादा करप्ट है, गंदा है। हाँ, ये बात तो हमने बहुत से लोगों से ये बात की, तो वो जो पुराने आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, उन सबका यही कहना है कि लालू ने अगर भ्रष्टाचार किया, मुलायम पर तमाम आरोप थे, मायावती जैसे या राहुल गांधी या कांग्रेस के तमाम नेताओं पर जो आरोप थे, उससे लोगों को दुख कम होता है। लेकिन इस व्यक्ति ने चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नाटक किया और लोगों को एक उम्मीद जगाई, और 13 साल में उस उम्मीद को पूरी तरीके से जमींदोज करके जो कुछ भी दिल्ली में किया है। हमें याद है कि शीला दीक्षित एक एम्बेसडर कार में ड्राइवर के साथ बैठ के, एक पीछे पीसीआर वैन चलती थी और इसमें चलती थी, और आज केजरीवाल बड़े लाव लश्कर के साथ चलता है, एक करोड़ों रुपए का शीश महल बनाता है। एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा राजेश जी, कि हम जब उस समय थे, केजरीवाल बड़ा साधारण रहता था,
अभी दिल्ली में आपके हिसाब से कितने लोगों के पास 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के मकान होंगे? देखिए, नहीं, मुझे लगता है कि 1% भी नहीं है। ये विषय नहीं है कि कितने लोगों के पास 5.5 करोड़ के मकान होंगे। 5.5 करोड़ बताए जा रहे हैं। केजरीवाल के पास तो 500 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टियां होंगी। नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि 5.5 करोड़ के तो उसमें पर्दा लगा दिए, जितने के लोगों के 1% मकान भी नहीं है। और जो 9 लाख कमोड की जो बात चल रही है, टोटो के कंपनी के जो कमोड है 9 लाख से ज्यादा है। दिल्ली में 10% लोगों के पास भी 9 लाख के मकान नहीं है। देखिए, आप बात कर रहे हैं शीश महल की। हाँ जी। शीश महल के अंदर 50-60 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। कौन सी? वो सिर्फ बिल्डिंग का है। वहाँ जो 40 एकड़ की जमीन है वो तो 600-700 करोड़ से ज्यादा की है। ऐसा है, मैं उन चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो 50-60 करोड़ रुपए वहाँ कंस्ट्रक्शन में सुख सुविधाएं जुटाने में खर्च किए गए हैं, तो वो वैसा घर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास नहीं है या उससे सस्ता है, महंगा है, यह विषय नहीं है। विषय यह है कि अगर केजरीवाल को घर बनवाना था तो उसके लिए उसे बाकायदा बजट पास कराना चाहिए था, उसका नक्शा पास कराना चाहिए था और पब्लिकली उसको बनाना चाहिए था। यूं चोरी छुपे रिनोवेशन के नाम पर क्यों बनाया? उसके दिल में चोर था। और वो भी कोरोना के टाइम पे। कोरोना के टाइम पे ये आदमी जैसा दिखाता है अपने आप को वैसा है नहीं। अब तो बल्कि इसने वो दिखावा भी बंद कर दिया है। वो एक जेब में 2 रुपए वाला स्टिक का पेन लगा के, हाँ, वो फटी हुई शर्ट, हवाई उधरी चप्पल शर्ट। और वो सुराख वाली जर्सी पहन के जो खांसता रहता था, वो दिखावा भी अब इसने बंद कर दिया है। और ये पूर्णतः विलासितापूर्ण जीवन जीने का अभिलाषी रहा है, यह हमें दिख रहा है। पहले वो ड्रामा किया करते थे केजरीवाल कि प्रेस की हुई शर्ट को पहले तकिए के नीचे दबा के उस पर सलवटें डाली जाती थी, जानबूझ के उसको उधेड़ा जाता था। फिर बटन ऊपर नीचे लगाए थे, जिसका जिक्र एक बार बिन्नी ने भी किया था कि उसने विनोद कुमार बिन्नी ने 3 बार टोका और केजरीवाल ने चौथी बार में झल्लाकर ये कहा कि भाई मुझे पता है, मैंने जानबूझ के ये बटन ऊपर नीचे लगाए हैं। तो ये जो नौटंकीबाजी की खेल है केजरीवाल की, आपको क्या लगता है ये कब तक जारी रह सकती है? देखिए, ये रंगा सियार है, तो ये इसका रंग तो उतरना ही है। मुझे उम्मीद है अब की बार ये दिल्ली में संभवतः चुनाव नहीं जीत पाएंगे और नई दिल्ली विधानसभा से ये हारेगा, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो बाकी तो इस देश की जनता जनार्दन है। केजरीवाल को पता है कि यहाँ लालच दो और वोट लो। हाँ, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें खैरात दूंगा। जो भी कहिए, अब केजरीवाल अपने घर से तो कुछ दे नहीं रहा। केजरीवाल जी के पिताजी की उम्र आज 85 साल के आसपास है। तो जब केजरीवाल जी को दिल्ली में ये बंगला मिला, शीश महल जहाँ बनाया। इसका बना है, उससे पहले वाला था जो भी है, तो मतलब तकरीबन 10 साल पहले ये वहाँ गया था। तो उस समय इनके पिताजी की उम्र 75 साल होगी। तो इनको उनकी उम्र 75 साल होते होते कभी ये याद नहीं आया कि मेरा एक पिताजी है, मैं उसका इकलौता बेटा हूँ, तो मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। ये कौशाम्बी में जहाँ भी रहता था वहाँ उनको लेके आता, अपने साथ रखता, उनकी देखभाल करता। नहीं जी, जब मिला माल तो सब मजे करो जी, आओ रिश्तेदार भी आओ, माँ बाप भी आओ। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, हम इसके हक में हैं। मगर इसको वो याद तभी आया जब इसको सरकारी माल मिला। मतलब आप ये कह रहे हैं कि माँ बाप की सेवा भी ये नौटंकी के लिए कर रहा है केवल? मेरा ये मानना है कि हकीकत तो यही है, वास्तविकता तो यही है। हम भी केजरीवाल के साथ खूब रहे, आप भी रहे, और खूब अच्छी तरीके से उसको नजदीक से हमने जाना है। देखिए, इसकी ये जो हरकत है वो ये बताती है कि जब तक इसके पास सरकारी सुविधाएं नहीं थी तो इसने माँ बाप की देखभाल, उनको अपने साथ रखना नहीं किया। और जब इसको वे सरकारी सुविधाएं मिल गई, फ्री की सुविधाएं मिल गई, तो इसने बुला लिया। तो ये सरकार के खर्चे पे तो माँ बाप की देखभाल कर सकता है, मगर ये अपने खर्चे पे इसने माँ बाप की देखभाल की हो
वो तो पहले हुआ नहीं और आगे ये करेगा वो लगता भी नहीं है। मतलब ये इमोशनल ड्रामा करने की जो केजरीवाल की पुरानी आदत है वही आप कह रहे हैं। आपको याद हो कार्मेल स्कूल में जब हमने सवाल उठाया था तो केजरीवाल ने ड्रामा किया था कि आप मेरे भाई थे, आपने मुझे धोखा दिया, ये बात अकेले में कर लेते, ये पब्लिक में हमारी पोल खोलने की क्या जरूरत थी। मतलब इमोशनल ड्रामा तो केजरीवाल की एक बहुत पुरानी कला है। केजरीवाल क्या आइटम है ये तो भगवान ही जाने। केजरीवाल के पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं वो तो हमें तो दिखाई देते नहीं। अब जो प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने इसका कोई सोर्स ढूंढा हो, जैसा कहा जाता है कि इसके पीछे अमेरिकन एजेंसियां हैं या जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं, तो ये जरूर है कि केजरीवाल अपने आप में अकेला नहीं है, इसके पीछे शक्तियां जरूर हैं। नहीं, ये बात तो आपको शायद याद होगी कि फोर्ड फाउंडेशन वाले फंडिंग को लेकर हमने इसके ऊपर केस किया था, एमएल शर्मा ने केस डाला था हाई कोर्ट में, मामला दब गया था। तो अब जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन की तरफ से भी तमाम बातें खुल के सामने आ रही हैं। आतिशी के चुनाव में पैसा लगाने की बात थी, कन्हैया कुमार के चुनाव में पैसा लगाने की बात थी। वो सारी चीजों के अलावा जो केजरीवाल को खालिस्तान की फंडिंग की बात भी चली जब पंजाब में चुनाव हुए थे, इन सारी चीजों के बावजूद क्या देश के जो लोग हैं वो इतने ज्यादा स्वार्थ में अंधे हो गए हैं कि कोई भी अगर कुछ फ्री देता है तो उसके लिए कुछ भी दे देंगे वो? देखो, देश के लोगों को देखकर तो ये लग रहा है कि आज राजनीतिक दल 2,000-2,500 रुपए देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा समर्थन करो। कल को कोई विदेशी आके ये कहता है या विदेशी सरकार ये कहती है हम तुम्हें 20-20 हजार रुपए देंगे, अपने देश में विद्रोह करो, तो लोग 20 हजार रुपए हर महीना फ्री में पाने के लिए विद्रोह करने के लिए ये तो थोड़े छोटे स्तर पर हो ही रहा है। जैसे सोरोस की कम फंडिंग पकड़ी गई है, वो सोरोस जैसे एनजीओ को देता है या बड़े पत्रकारों को देने की बात आ रही है। ये जो इतिहास में भी ये है कि पहले ऐसा हुआ है कि लोगों ने देश तक को दांव पे लगा दिया, तो आपको वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? अब हिंदुस्तान के आदमी को ये सोचना चाहिए कि फ्री में चीजें कहाँ से आएंगी। सब कुछ अगर आसान होता, पैसे होते, कहाँ से आएंगे पैसे? सरकार नोट छाप रही है, लोग कहेंगे ना कि नोट तो सरकार ही छाप रही है, तो और क्यों नहीं देती छाप छाप के। अब जिस आदमी को समझ नहीं है अर्थव्यवस्था की तो वो तो कुछ भी कहेगा। अब अगर ये चीज फ्री वाली इतनी अच्छी होती तो ये कोई अजूबा फार्मूला है क्या कि लालच दो, लोगों की आकांक्षाएं पूरी करो या उनको अलग अलग तरीके की चीजें देने का वादा करके सत्ता में आ जाओ। ये तो कोई भी कर सकता था, इसमें केजरीवाल ने अलग से क्या किया? केजरीवाल जब पहली बार चुनाव लड़ा था उस समय इसका ये कहना था कि बिजली कंपनियां घोटाला कर रहे हैं, मैं ऑडिट कराऊंगा, उससे बिजली सस्ती हो जाएगी, 50% तक ये सस्ती हो जाएगी। इसने कभी नहीं कहा कि मैं जो सरकारी कोष है उससे आप लोगों को सब्सिडी दूंगा। तो इसने अपनी गाड़ी झूठ झूठ बोल के चला ली। शुरू में सब तरीके के लोग लगे हुए थे इसके साथ में। सबसे पहले जो कार्यकर्ता थे वो फ्री के कार्यकर्ता थे, जो अपने घर से खाना बांध के लाते थे, अपना बस का किराया खुद देते थे और इसके लिए काम करते थे। मगर आज के दिन इसके पास कुछ पेड़ हो गया। उनमें से एक भी आदमी नहीं बचा है। अच्छा राजेश जी, एक और बात, आपने जो अभी खर्चे की बात की, बजट की बात की, मैं आपको बता दूं कि राजेश दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट भी हैं। हालांकि वो वकालत नहीं करते हमारी तरह से, वो भी लॉ पढ़े जरूर हैं। तो राजेश जी, एक और बड़ा सवाल आया था, अभी सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणियां आई थी कि आपके पास सैलरी देने के लिए 2% बजट खर्च करने को आप राजी नहीं हो, इतने केसेस पेंडिंग है। अभी ये जो रेवड़ियों का इन्होंने भंडार लगा दिया है, ये जो केसेस पेंडिंग है दिल्ली के अंदर या इसके दूसरे राज्यों में, लेकिन सरकारें रेवड़ियां बांटती जा रही हैं, इससे लेकर देश का भविष्य आपको क्या लगता है? देश का भविष्य अगर ये फ्री चलता रहा तो अर्थव्यवस्था का तो भट्टा बैठेगा। फ्री में कोई चीज नहीं होती है, कोई भी चीज कहाँ से आएगी? कुदरत ने पानी दिया है, ठीक है, पानी नदियों से बह के आ रहा है, आपने कुछ इंतजाम किए हैं, आपने वो पानी घरों तक पहुंचाने के लिए लाइनें डाली हैं, प्लांट बनाए हैं, लोगों को नौकरी पे रखा है उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो वो तो खर्चा हो रहा है ना। तो उस खर्चे की पूर्ति कहाँ से होगी जी? अगर फ्री में आपने पानी दे दिया, लोगों से उसके ऊपर आने वाले खर्चे को भी नहीं लिया, लाइनों में डालने में जो खर्चा हुआ उसको भी वसूल नहीं किया,
तो पूर्ति कहाँ से होगी। इसका तो अभी उदाहरण देखने को मिला था 6 महीने पहले, जब जो रीजनल ट्रांसपोर्ट का रेल जो बनी मेरठ वाली, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि तुम्हारे पास रेवड़ी बांटने के पैसे हैं पर इसका हिस्सा देने को आप पैसे नहीं है। तो वो तो दिख रहा है। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, केजरीवाल चाहे कुछ भी कह रहा हो कि मैं दिल्ली की 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाओं को 2100 रुपये हर महीना दूंगा, वो ये नहीं दे सकता। अगर इसके पास पैसे होते तो ये दे चुका होता। इसने जेल जाने से भी पहले इस बात की घोषणा की थी, जनवरी हाँ में जी, कि हम महिलाओं को इतने महिलाओं को हर महीने रुपए देंगे। मगर क्या इसने दिए? अगर पैसे होते तो ये दे चुका होता, और अगर पैसे होते तो ये बार बार सुप्रीम कोर्ट में डांट क्यों खाता। इसके बजट को, जो विज्ञापन का बजट था, उसको अटैच करने की बात जब सुप्रीम कोर्ट ने कही तो इसने बिल्कुल मजबूरी में वो पैसा दिया। इसके पास पैसे नहीं है, दिल्ली के पास पैसे नहीं है। और मैं तो एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ, केजरीवाल कहता है जी मैंने 38 फ्लाईओवर बनवा दिए। भाई सारे पैसे तो तुम बांट रहे हो, तो तुमने फ्लाईओवर 38 कहाँ बनवाए हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। जो फ्लाईओवर तो सारे ये शीला के जमाने के हैं, ये नहीं बने हैं, बाद में भी कुछ बने हैं, नहीं बने। हाँ इतने नहीं भाई। आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है उसको आप लोगों को बांट रहे हो, तो दोनों काम तो नहीं हो सकते ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो खर्चा हो नहीं रहा है और पैसे हैं नहीं, ये पैसे दे नहीं पाएगा। इन्होंने पंजाब में भी नहीं दिए हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी संभवतः पैसे दे सकती है बीजेपी, क्योंकि केंद्र सरकार, मोदी जी अगर इसमें वादा करेंगे तो उनकी साख पर बात आएगी, वो पैसे दे सकते हैं। अब वो कितने दिन तक दे पाएंगे उसके अंदर, आज कह रहे हैं हम महिलाओं को इतने रुपए देंगे, उसके अंदर क्या कंडीशन लगा देंगे वो एक अलग बात है। पर बीजेपी फिर भी दे सकती है, ये नहीं दे सकता। नहीं, कंडीशन तो खैर उसमें लगनी है। एक और बात मैं यहाँ रखना चाहूंगा कि राजेश जी आरटीआई भी लगाते रहे और स्कूलों को लेकर जो एक शिक्षा क्रांति के नाम पर जो भ्रांति फैलाने की कोशिश की गई मनीष सिसोदिया के द्वारा, और हालांकि मनीष सिसोदिया खुद 12वीं पास डिप्लोमाधारी है, आपको उस पर क्या है कि क्या वास्तव में स्कूलों में कुछ सुधार हुआ या वास्तव में एक खेल हुआ है ये? देखिए, सरकार ने जो काम किया है उसमें दिखाने का काम किया है। नंबर एक तो ये कि सरकार ने बिल्डिंगें बनाई हैं, रिनोवेशन कहो आप या कमरे बोलो, उसमें भी एक्सेजरेटेड बिल बनाए गए बहुत ज्यादा, 20,000। हाँ, ये हमें सुनने में आता है कि वो 35 लाख रुपए में एक कमरा बना है। तो वो ऐसा कौन सा कमरा भाई? शीश महल के कमरे जैसा कमरा बनाया क्या? लेंटर नहीं है, टुकड़ी है, बॉर्डर है। वो देखो, जहां तक बात है बिल्डिंगें बनाई गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्डिंगें बनी हैं, देखने में सुंदर लगती हैं। पीटीएम होता है, पीटीएम पे पेरेंट्स को बुलाया जाता है और पेरेंट्स आए, इसके लिए वहाँ चाय पकौड़े का भी इंतजाम किया जाता है। बाकायदा बताया जाता है, क्योंकि इनको पता है कि भाई अगर लोग नहीं आएंगे तो ये बिल्डिंग किसको दिखाओगे, और बुलाओगे और चाय पकौड़े भी खिलाओगे तो कुछ लोग चाय पकौड़े के नाम पे आ जाएंगे। जैसे कुछ बच्चे वहाँ जो, हाँ, वो जो मिड डे मील मिलता है उसके नाम पे आते हैं। फिर ऊपर से जो उनको आगे पीछे टीचर घूम रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वो चीजें दिखती हैं, तो ये जो दिखता है वही बिकता है। मगर अगर वास्तव में बात करो तो शिक्षा की अगर बात की जाए, उसमें सुधार की बात की जाए, तो ये 1 रुपए का काम करने की बात करता है तो रुपए में से 10 पैसे ही काम हुआ है, 90 पैसे तो प्रचार है। एक और चीज थी कि स्टूडेंट्स के कह के उनको नाम कटवा के जो ओपन स्कूल से फॉर्म भरवाए जाते हैं जिससे रिजल्ट ना बिगड़े, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो बाकायदा होता है, बिल्कुल होता है कि जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको 9th से, पहली बात तो 9th से 10th में नहीं भेजते, 11th से 12th में नहीं भेजते, उनको वहीं अटका देते हैं। उसके बाद अगर अच्छा उनको बोलते हैं आप ओपन से कर लो। इन्होंने दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने अपने अलग से एक ओपन की ब्रांच बना रखी है कि हम आपके ओपन से भरवाएंगे। फिर इसके साथ में ये भी करते हैं ये कि जब सेशन के बीच में मिड टर्म जो एग्जाम होते हैं, इनको ये लगता है ये बच्चे कमजोर हैं तो उनके नाम कटवा देते हैं ये, और उनके नाम कटवा के ओपन से भरवा देते हैं। इस तरीके से ये अपना रिजल्ट सुधारते हैं। इसके साथ में इसके अंदर और भी धांधली है। जैसे आप देखते हैं दूसरे राज्यों में लोग खिड़कियों पे लटके हुए हैं, नकल अंदर पहुंचा रहे हैं। तो वहाँ
का सिस्टम अलग है और दिल्ली का सिस्टम ये है कि दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट स्कूल है उसका सेंटर प्राइवेट स्कूल में पड़ेगा, सरकारी स्कूल का सेंटर सरकारी स्कूल में पड़ेगा। तो जब सरकारी स्कूल में ही सेंटर पड़ेगा तो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जिनको कि 15-20 मिनट में टीचर बोल के बता सकती हैं, वो पास होने लायक उसमें करा देते हैं। नंबर आ जाते हैं। तो अब हर स्कूल में उस सब्जेक्ट का टीचर मतलब मान लो ए स्कूल का सेंटर बी स्कूल में पड़ा है तो ए स्कूल का उस सब्जेक्ट का टीचर बी स्कूल में जाएगा जहाँ सेंटर पड़ा है, और कोई कठिन पर्सन है जो बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है तो वो उनको बता देगा। इसलिए वो भेजने की एक उसके अंदर व्यवस्था सरकारों ने खुद ही बैठा ली है। अब उसमें होता क्या है कि वो जाता है और वहाँ हर कमरे में वो जाता है 15-20 मिनट में, वो जो 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं 25-30% का पेपर बता वो वहाँ बता देता है। तो जिसको लिखना आता है वो जवाब तो लिख ही देगा, ठीक है। अब सब पासिंग मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे, सब लीगल है उसमें। और अगर कोई प्रिंसिपल उस टीचर को ऐसा करने से रोकता है तो इसकी कार्रवाई हो जाती है। कार्रवाई क्या होती है, वो टीचर अपने स्कूल प्रिंसिपल को बोलेगा, प्रिंसिपल एजुकेशन ऑफिसर को बोलेगा, एजुकेशन ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर को बोलेगा, डिप्टी डायरेक्टर ये बात कहेगी भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो मतलब सरकार मैनिपुलेशन करके ऐसा कर रही है। अगर मैं मान लूं कि सरकार का ये कहना है कि हमारा सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है, तो फिर सभी सरकारी टीचरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है आपने। सभी नेताओं के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ रहे हैं? ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। केजरीवाल धूल झोंक रहा है, जैसा कह रहा है वैसा सुधार नहीं हुआ है। कुछ सुधार हुआ है, वो तो हर व्यक्ति का काम करने का अपना अपना तरीका है। आपने सही बताया कि देखिए इस पूरे सरकार के 2 बड़े नेता हैं, न तो केजरीवाल के बच्चे किसी सरकारी स्कूल में पढ़े, न मनीष सिसोदिया के। और मनीष सिसोदिया का बच्चा तो इस समय देश में भी नहीं पढ़ रहा है, वो विदेश में है। मनीष सिसोदिया ने एफिडेविट में दावा किया है कि 1.5 करोड़ रुपए कर्ज। आपको लगता है 1.5 करोड़ रुपए कोई कर्ज दे देता है किसी भी आदमी को? और उसकी ब्याज अगर 1% भी है तो वो 1.5 लाख की तो ब्याज हो गई। देखो अब देने को तो कौन क्या दे देता है, नहीं दे देता है, रिश्वत दी जा सकती है। मेरा ये कहना है कि ये लोग राजनीति में सेवा करने के लिए नहीं आए, ये लोग राजनीति में माल कमाने के लिए आए हुए हैं। तो सिसोदिया ने भी माल कमाया है। अब घोटाले तो अब जो इन्होंने स्कूलों के अंदर जो बिल्डिंगें बनाई हैं तो इन्होंने उनके अंदर घोटाला किया है। अब अगर ये जमीनें खरीदते तो नहीं पकड़े नहीं जाते, वो तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को पैसा जाता है, तो उसमें तो इनको कुछ मिलता नहीं। अब इन्होंने अपने ही लोगों को ठेका दिया, जो कमरा 10 लाख में बन सकता है उसको 25 लाख में बनवाया है। मनीष के साले पे भी आरोप थे इसको लेकर। मनीष का साला क्या 24 पार्टी के अंदर है, वहाँ माल कमाने के लिए गए हुए हैं। आपने आज राम ऋषि वगैरह सब आजकल पैसों में खेल रहे हैं। अरे उनको तो छोड़ो, इनके नेता कहाँ से आए हैं? ये आसमान से उतरे हैं क्या? आज के दिन इनके जो भी कैंडिडेट आप देखोगे, आधे से ज्यादा कैंडिडेट पहले बीजेपी और कांग्रेस में थे, तो वो वहाँ चोर थे, यहाँ आके दूध के धुले हो गए। सही बात है। तो जैसे राजनीति पहले चलती थी वैसी ही राजनीति केजरीवाल कर रहा है, कोई अलग से राजनीति नहीं है। कुछ चीजों में ये औरों से बेहतर है, कुछ चीजों में ये औरों से बहुत ज्यादा बदतर है। और इसने जो ये फ्री कल्चर शुरू किया है, ये देश के आर्थिक विनाश का एक मार्ग इसने खोल दिया है। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा कि वो स्वतः संज्ञान लेकर इस फ्री वाले कल्चर को बंद कराए ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था तबाह ना हो। एक और चीज राजेश जी, आप चूंकि इसी दिल्ली के मूल निवासी हैं, इनका जन्म यहाँ हुआ है, इनके कई पीढ़ियां दिल्ली में ही रही हैं क्योंकि ये दिल्ली के मूल गांव के रहने वाले हैं। हालांकि हमें 25 साल हुए हैं दिल्ली में आने पे। आपको क्या लगता है कि ये जो फ्रीबीज चल रही हैं इसकी वजह से दिल्ली का जो जनसंख्या का जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा विनाशकारी की तरफ जा रहा है? क्योंकि लोग आते जा रहे हैं, अब सुविधाएं मिलेंगी, उन्हें किराया मिलेगा, महिलाओं को पैसे मिलेंगे, तो यहाँ तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी। जो संसाधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर कितना ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा और उसको दिल्ली कैसे सह पाएगी? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली के जो मूल निवासी हैं वो तो 5% भी नहीं है। 5%, सही बात है। अब दिल्ली में देश भर से लोग आए हुए हैं, यहाँ पूरा रेला मेला जुड़ा हुआ है। तो
उन 5% लोगों को जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनका भाव तो यहाँ से स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है, वरना यहाँ हर कोई इसलिए आया हुआ है कि उसको या तो यहाँ रोजगार मिल रहा है या फायदा उठाना। या वो फायदा उठाना। अब आप देखोगे जैसे बहादुरगढ़ में लोग फैक्ट्रियों में नौकरी करते हैं मगर वो रहते दिल्ली में हैं। यहाँ सुविधाएं जो फ्री वाली हैं बिजली पानी उनको के देख के वो यहाँ रहते हैं। तो स्वाभाविक है जहाँ भी आपको फ्री में चीजें मिलेंगी तो लोग आएंगे ही। यानी सरकार एक तरफ कोशिश ये करती है कि शहरीकरण की जो समस्याएं हैं वो कम से कम हो, लोगों का पलायन कम से कम हो, और दूसरी तरफ एक पार्टी है जो देश की राजधानी में बैठी हुई है और वो ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली में आए और उनके वोटर बने, चाहे इससे दिल्ली की व्यवस्था चरमरा जाए। आज बसों की जो हालत देखने को मिल रही है या शिक्षा व्यवस्था की, जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चों को नाम कटवा के वो बाहर भेज देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक का बड़ा दावा किया जाता है। आपने तो पूरी दिल्ली देखी है, आप घूमते रहते हैं, आपके हिसाब से कितने मोहल्ला क्लिनिक चल रहे होंगे? जो 500 बताए जाते हैं, हमने तो देखा कि 300 भी नहीं चल रहे। आपकी नजर में क्या है स्थिति? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है कि कितने नहीं चल रहे हैं। बाकी वही बात जो स्कूलों की बात है वही बात मोहल्ला क्लिनिकों में है। वहाँ पर जैसा प्रचार किया जा रहा है वैसी और उतनी सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं पहले से बेहतर हुई हैं। ये ठीक है कि मैं राजनीतिक रूप से केजरीवाल जी की पार्टी को पसंद नहीं करता। उसका कारण यह है कि केजरीवाल जी ने आंदोलन को धोखा दिया और पार्टी बनाई। वो पार्टी बनाते मगर आंदोलन को धोखा देने की वजह से मैं उनको पसंद नहीं करता। मगर सुविधा के क्षेत्र में अगर आप बात करो तो जो लोग पहले गरीब बस्तियों में बंगाली डॉक्टर के पास जाते थे, वो क्वालिफाइड नहीं होता था किसी तरीके से, तो वो मोहल्ला क्लिनिकों में चले जाते हैं, उनको कुछ दवाइयाँ मिल जाती हैं, तो वो पहले से तो बेहतर है, लोगों को अच्छा लगता है। मगर जिसकी पेइंग कैपेसिटी है, जो प्राइवेट को दे सकता है, वहाँ लोगों का उनके ऊपर भरोसा नहीं है और वो वहाँ अक्सर नहीं जाते हैं। और यहाँ एक सवाल उठता है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई, सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में मिला। केजरीवाल ने उसको यहाँ लागू नहीं होने दिया, तो क्या उसकी वजह से दिल्ली वालों को नुकसान नहीं उठाना पड़ा? अब केजरीवाल अपनी राजनीति को साध रहा है, उसकी तरफ से किसी को कुछ नुकसान होता रहे। अब उसे ये पता है कि अगर केंद्र की योजनाएं लागू होंगी तो इसकी वोट घटेंगी। अब अपनी वोट के कम कराने का काम केजरीवाल क्यों करेगा? सवाल बस यही है, और सवाल इतने सारे हैं, राजेश जी के पास जवाब भी बहुत है, लेकिन समय की बड़ी विडंबना है, हम ज्यादा लंबा बना भी नहीं सकते हैं। नहीं तो राजेश जी तो अगर यहाँ बैठेंगे तो ये कई घंटे तक केजरीवाल के बारे में बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। हम भी बहुत सारे सवाल और नई जानकारियां आपको दे सकते हैं। लेकिन जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी कि केजरीवाल जी जो बात कहकर राजनीति में आए थे, जो दावा किया था, दावा क्या, केजरीवाल जी ने तो कहा था जन लोकपाल बनाओ जी, भ्रष्टाचार खत्म करो जी, आप जन लोकपाल बना दोगे तो मैं आज ही पार्टी खत्म कर दूंगा जी। तो पहली बात तो ये है कि केजरीवाल ने खुद ही जन लोकपाल नहीं बनाया। नहीं बनाया था, ड्रामे के लिए रामदास को बना दिया था। देखिए, वो उसकी पार्टी का इंटरनल था, मगर जब बात आई दिल्ली के लिए बनाने की तो केजरीवाल जी ने जो वो विधेयक पास किया उसके अंदर उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो भी किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार है, चाहे वो केंद्र सरकार के कार्यालयों के अंदर हो, उनके कर्मचारियों का हो, चाहे किसी का हो, वो सब मेरे अंडर आएगा। तो वो चीज़ संभव नहीं है। केजरीवाल जी को जो क्षेत्राधिकार प्राप्त है जिन कामों का, जिन चीज़ों का, वो वहीं के करप्शन को रोकने के लिए काम कर सकते थे। अब ये आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान बनता है, ग्राम प्रधान को कुछ नियम कायदे बनाने की इजाजत होती है और वो डीएम पे सवाल उठाए। नहीं, वो कहता है कि मैं अपने गांव को नहीं, मैं तो पूरे जिले के लिए नियम कायदे बनाऊंगा। तो भाई, तुझे को गांव के लिए बनाया है, तू गांव के लिए नियम बना, अपने औकात में रह के काम करो। नहीं, उसने तो फिर काम ऐसा किया ना कि लांछन दूसरों पे लगाओ और वो चीज बने ही ना, क्योंकि वो चीज बनती तो ये भी जवाबदेह होता। अब ये आरटीआई एक्टिविस्ट बनता है। आरटीआई एक्टिविस्ट, आज के दिन आप दिल्ली सरकार के कार्यालयों में जाइए और सूचनाएं मांगिए, कोई सूचना देता ही नहीं है। तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट अगर मुख्यमंत्री बन रहा है तो सूचनाएं तो बिल्कुल मांगता ही, खटाखट मिल जानी चाहिए थी।
सूचनाएं नहीं मिलती हैं जी। मतलब आप वही कहना चाह रहे हैं, एक पुरानी कहावत है कि अगर अंधे को आंखें मिल जाए तो सबसे पहले वो उस लकड़ी को फेंकता है जिसने उसकी जिंदगी भर साथ दिया, जिसकी वजह से वो चल पाया। उसी तरीके से केजरीवाल जिस आरटीआई के माध्यम से इतना बड़ा लेवल पर पहुंचा, आंदोलन में शामिल हुआ, टीवी कैमरों के सामने आया, अब उसने उसी आरटीआई को भी पूरी तरीके से निष्प्रभावी बना दिया है दिल्ली के अंदर। केजरीवाल को लेकर हमारी ये बात थी। राजेश गहलोत के साथ में हमारे पुराने साथी हैं, इसी जंतर मंतर पर हम लोगों ने अनशन किया था अन्ना के साथ बैठकर। दुख हम लोगों को यही होता है कि जिन कामों के लिए देश में एक उम्मीद जगाई गई थी, उन उम्मीदों का पूरी तरीके से जो जमींदोज उन उम्मीदों को कर दिया गया, उनको मिटा दिया गया। और उसकी वजह से पिछले 13 साल में अब कोई भ्रष्टाचार के ऊपर देश में बात नहीं करता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर भ्रष्टाचार के ऊपर कोई बात करेगा तो नया केजरीवाल पैदा हो जाएगा। ये बड़े दुख की बात है, और ये दुख उन सभी लोगों को है जो इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते थे, इस देश को आगे ले जाना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे। हालांकि केंद्र सरकार के ऊपर अभी तक 13 साल में आरोप तो नहीं लगे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जैसा कि इन्होंने बताया, बहुत सी चीजें हैं जहां पर भ्रष्टाचार है, और उसको रोकने के लिए एक प्रभावी कानून की जरूरत थी, एक प्रभावी आंदोलन की जरूरत थी। लेकिन 13 साल पहले जो हुआ उसकी वजह से अब लोग भ्रष्टाचार का तो नाम कम से कम नहीं लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।